ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ट्रंप की टैरिफ बढ़ाए जाने की खबर से क्रूड डिमांड पर असर की आशंका। आज सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। ब्रेंट क्रूड का भाव लेकिन अब भी $70 के ऊपर। एमसीएक्स पर क्रूड का भाव 5,850 रुपए के पास। फिर से ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंका और डॉलर में कमजोरी से सोने को मिल रहा है सपोर्ट। कॉमेक्स पर सोने का वायदा $3,330 के ऊपर। एमसीएक्स पर 96,700 रुपए के पार। डॉलर इंडेक्स 97 के करीब फिसला। चांदी में आज हल्की तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। एमसीएक्स पर चांदी 1,07,500 रुपए के ऊपर। कॉमेक्स पर चांदी $36.75 के पास। जिंक को छोड़ सभी मेटल काउंटर में सीमित दायरे में हो रहा है काम। कॉपर 885 रुपए के करीब, एल्युमिनियम 249 रुपए और लेड का भाव 181 रुपए के पास, जबकि आधे % की तेजी के साथ जिंक 259 रुपए के करीब। सभी मसालों में मांग बरकरार। 1 से 1.5% की तेजी के साथ जीरा का वायदा 19,850 रुपए और हल्दी का वायदा 13,500 रुपए के करीब। हल्की तेजी के साथ धनिया 7,450 रुपए के ऊपर। ग्वार में निचले स्तरों से रिकवरी। करीब चौथाई से आधे % की तेजी के साथ ग्वारगम का वायदा 9,750 रुपए और ग्वार सीड का वायदा 5,250 रुपए के ऊपर। ग्लोबल राइस मार्केट में मंदी का दौर। ऑल राइस प्राइस इंडेक्स 5 साल के निचले स्तर पर। एक साल में 22% की गिरावट। 2025-26 सीजन में चावल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का है अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर बाजार देखें तो सोने चांदी में हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। क्रूड भी थोड़ा तेजी है। तो ज़्यादातर नॉन एग्री मार्केट अगर आज आप देखें तो तेज नज़र आ रहे हैं। दबाव कहाँ है? दबाव आज दिख रहा है, हल्की गिरावट एल्युमिनियम में है। बाकी ज़्यादातर काउंटर हल्की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। क्रूड भी ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन ब्रेंट का भाव $70 के ऊपर अभी भी बरकरार है। चलिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड की तेजी धीरे धीरे बढ़ी है। मनोज जी, क्या ये फिर से रफ्तार के मूड में है गोल्ड या दायरे में ही रह सकता है? आपकी राय क्या बन रही है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि एक करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन $3,280 जो है ये सप्ताह भी जो अपना सपोर्ट है वो सोना होल्ड करता हुआ नजर आया है। और जिस तरह से यहाँ पे टैरिफ को लेकर के फिर एक बार अनिश्चितता बन रही है, साथ ही यहाँ पे जो यूएस फेड के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आए, वहां पे कोई नया सरप्राइज देखने को नहीं मिला, लेकिन वहां पे कुछ मेंबर्स की तरफ से रेट कटौती की वकालत जो है जरूर देखने को मिली है। तो ये सारे घटनाक्रम को देखते हुए हमारा मानना है कि $3280 अभी सोना होल्ड करता रहेगा और एक बार फिर से कीमतें $3,360 $3,380 तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में आ सकती है। उस लिहाज से 97,500 तक के जो स्तर है शॉर्ट टर्म में सोना दिखा सकता है। तो गोल्ड में फिर एक बार यहाँ पे बाय कर सकते हैं 96,400 के अराउंड। 96,080 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 1 से 2 दिन के लिए लक्ष्य 97,000 तक का रहेगा। प्रथमेश जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड को लेकर? आगे गोल्ड की चाल जो तेजी हल्की दिख रही है, ये कंटिन्यू होगी क्या? आई थिंक बाउट्स ऑफ करेक्शन में पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, जिसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फिलहाल के लिए हालांकि टैरिफ की चिंताएं चल रही है, बट 97,000 के करीब गोल्ड के प्राइसेस कैप हो जाएंगे। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 96,540 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करना चाहिए। 96,390 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 96,840 के रखने चाहिए। तो 96,840 का टारगेट, छोटे से टारगेट के लिए स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा 96,390 का। चांदी भी तेज है। चांदी हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रही है 1,07,500 रुपए के आसपास। चांदी भी अब दायरे में दिख रही है। मनोज जी, चांदी दायरे में से अगर निकलती है तो किस साइड की रैली दिखेगी चांदी की?
विश्वमोहन जी, हम देख रहे हैं कि पूरे सप्ताह जो है 1,08,800 के स्तर के ऊपर चांदी सस्टेन नहीं हो पाई, लेकिन डाउन साइड भी हम देख रहे हैं कि 1,07,000 के स्तर को चांदी होल्ड करती हुई नजर आई है। यहाँ पे अगर 1,08,800 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमारा मानना है कि 1,12,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपसाइड की ज्यादा लगती है और डाउन साइड यहाँ पे प्रोटेक्टेड नजर आती है। विश्वमोहन जी, आपकी राय चांदी पर? चांदी की चाल आपको यहां से कैसी दिख रही है? ये हफ्ता तो काफी सुस्त रहा है, 1,000 रुपए के रेंज में ही चांदी दिखी है। मेरे ख्याल से 1,08,000 जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा। आज के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1,07,700 के करीब बेचना चाहिए। 1,08,100 का स्टॉप और नीचे में टारगेट 1,06,700 के लिए। तो ये सलाह चांदी को लेकर। एक और खबर है, जून में गोल्ड ईटीएफ में $38 बिलियन का निवेश हुआ है, जबकि मई के महीने में हमने देखा था, मैं ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहा हूं, और इस बड़े स्केल पे निवेश, जबकि मई में निकासी हुई थी, आउटफ्लो हुआ था करीब करीब $1.8 बिलियन का। और पहली छमाही यानी 2025 के जो पहले 6 महीने में ईटीएफ में कुल निवेश 397 टन रहा है, जो 5 सालों में सबसे ज्यादा है। ये ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं। हमारे साथ हर्षल भरोत हैं, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, गोल्ड ईटीएफ में लोगों का रुझान काफी बेहतर दिख रहा है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखें तो लॉन्ग पोजीशन में कमी आ रही है, लेकिन ईटीएफ पर अभी भी लोगों का भरोसा है। क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है सर? आई थिंक इसमें जो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जो गोल्ड ईटीएफ में होते हैं और आप जो लॉन्ग पोजीशन की बात करें, आई थिंक वो थोड़े सेपरेट इन्वेस्टर्स है, क्योंकि कॉमेक्स में अगर हम पोजीशन की बात करें तो मोस्टली वो टैक्टिकल पोजीशन होती है, और ईटीएफ में जो है वो ज्यादा स्टिकी और ज्यादा लॉन्ग टर्म पोजीशन होती है। तो जैसे आपने कहा कि लास्ट मंथ जब प्राइस पीक कर रहे थे तब शायद हमने प्रॉफिट टेकिंग देखा ईटीएफ में, बट जैसे ही प्राइस अब करेक्शन और कंसोलिडेशन मोड में है, तो आई थिंक इन्वेस्टर फिर से बाय कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लॉन्गर टर्म आउटलुक अभी भी गोल्ड का इन इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव। ओके, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो किस तरह की तेजी आपको यहां से दिख रही है सर गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में जो रीजंस है जो प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं सो फार दिस ईयर, आई थिंक वो कम्प्लीटली अभी तक गए नहीं है। हाँ, हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो कम हो गए, बट ट्रेड टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज है, आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। हमने कुछ दिनों के लिए आई थिंक मार्केट में देखा कि वो कुछ नहीं है, ट्रिगर्स नहीं आ रहे थे टैरिफ को लेके, बट अभी रिसेंटली देखा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से बहुत सारी कंट्रीज से टैरिफ अनाउंसमेंट होने लग गए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी के चलते, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस में जो डेट की सिचुएशन है, आई थिंक वो भी मार्केट के लिए कंसर्न है। और दूसरा, फेड पे जो प्रेशर है इंटरेस्ट रेट कट करने का, तो सूनर और लेटर आई थिंक फेड को भी रेट कट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस में इकोनॉमी भी वो शायद सपोर्ट करेगी, इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी शायद रेट कट सपोर्ट करेंगे। तो शायद इस साल नहीं, बट नेक्स्ट ईयर शायद एग्रेसिवली रेट कट हो। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स जो है हमारे हिसाब से गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो हम अभी भी गोल्ड को 3500 क्रॉस करते हुए देखते हैं नेक्स्ट 6-8 महीनों में। ओके, चलिए सर, चांदी हालांकि अभी दायरे में है एक आध हफ्ते से, लेकिन चांदी की चाल कैसी दिख रही है आपको यहाँ से? चांदी में भी आई थिंक हमारा जो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो डेफिनेटली गोल्ड से ज्यादा पॉजिटिव है। आई थिंक रीजन वेल नोन है, जो चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड को लेके आउटलुक है, प्लस जो उसका रिलेटिव अंडर वैल्यूएशन है गोल्ड से कंपैरिजन में काफी टाइम से चांदी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार ये जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज अगर ग्लोबल इकोनॉमी से हट जाए तो इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो आउटलुक है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और दूसरा, कॉपर के साथ जो चांदी का हिस्टोरिकली थोड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो हमने रिसेंटली देखा है कि कॉपर प्राइसेस में भी हमने तेजी आती हुई देखी है, तो कहीं ना कहीं ये भी चांदी को सपोर्ट करेगा। तो हमें लगता है कि $40-42 तक के टारगेट हमें चांदी में दिखते हैं। $42 तक के टारगेट आपको दिख रहे हैं, यानी यहाँ से बड़ी तेजी दिख रही है। सर, आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि जितने भी जियोपॉलिटिकल रिस्क हो या ट्रेड वॉर की जो अनिश्चितताएं हो, सारे इसमें प्राइस्ड इन है सोने चांदी के भाव में। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, प्राइस इन इस पर्सपेक्टिव से है कि वो शायद प्राइस को फिलहाल ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, बट हमें ये भी देखना होगा कि ये सब रिस्क के चलते हुए गोल्ड में एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिफिकेशन आर्ग्यूमेंट है कि गोल्ड पे एज अ सेफ हेवन या एज एन इंश्योरेंस होल्ड करना चाहिए बड़े इंस्टीट्यूशंस को, आई थिंक वो आर्ग्यूमेंट अभी भी वैलिड है।
तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि गोल्ड शायद साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चले जाए कुछ महीनों के लिए, बट क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज है कम होती हुई नहीं दिख रही है, तो हमें लग रहा है कि फिलहाल कोई बेरिश आर्ग्यूमेंट गोल्ड के लिए नहीं है। एट वर्स्ट गोल्ड आई थिंक रेंज बाउंड हो जाएगा। ओके, शुक्रिया हर्षल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या कुछ ग्लोबल मार्केट में हो रहा है, उसका घरेलू बाजार में क्या असर होगा और सोने चांदी में आपको आगे यहाँ से किस तरह की तेजी दिख रही है। तो चांदी आपको यहाँ से ज़्यादा तेज नज़र आ रही है। शुक्रिया। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज घरेलू बाजार में हल्की नरमी है, लेकिन ब्रेंट का भाव अभी भी $70 के ऊपर है। खबर यही है कि ट्रेड वॉर से ऑयल डिमांड घटने की चिंता बाजार को लग रही है। ट्रंप का ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ था। ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ में कोई ढील देने से इनकार कर दिया है और नए टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अगर यूएस के क्रूड स्टॉक की बात करें तो पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड स्टॉक 71 लाख बैरल बढ़ा है, लेकिन बाजार को ये स्टॉक घटने का अनुमान था। तो यहाँ पे क्रूड स्टॉक बढ़े हैं, लेकिन डिस्टिलेट और गैसोलीन स्टॉक घटने से संकेत ये मिल रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर डिमांड बेहतर है। ये एक अच्छी खबर है क्रूड के लिए। साथ ही रिस्क जो है लाल सागर में हूती के जो हाल के जो हमले हुए हैं उससे सप्लाई रिस्क और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चिंता है, तो ये एक बड़ी चिंता है। आप बताइए मनोज जी, और एक और खबर अहम ये है क्रूड को लेकर कि सितंबर में ओपेक प्लस के जो 8 बड़े की मेंबर्स हैं वो फिर से बड़े स्केल पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्या लग रहा है सर, क्रूड की चाल यहाँ से टिकने वाली नहीं है, तेजी फिर से बड़ी गिरावट आ सकती है क्रूड में? मनोज जी, बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है विश्वनाथ जी। मेरा मानना है कि एक दायरा ही रहेगा, क्योंकि ओपेक की तरफ से उत्पादन में बढ़ोतरी जरूर की जा रही है, लेकिन वहां पे जो ओपेक मेंबर्स है उनकी तरफ से उतना जो है कंप्लायंस देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन गैसोलाइन की जो डिमांड है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई है और हमने देखा है कि वहां पे 9.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक जो है डिमांड पहुंचती हुई नजर आई है। टैरिफ को लेकर के थोड़ी चिंताएं जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑयल मार्केट थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक दायरा रह सकता है यहाँ पे। अगर WTI की बात करूं तो 66 से $70 का जो एक दायरा है वो बना रह सकता है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 5,740 से 6,000 की रेंज यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रहेगी। विश्वमोहन जी, 740 से 6,000 का रेंज रहेगा, शॉर्ट टर्म का रेंज है। आप देख ले किस साइड का ट्रेड करना है, नीचे में बाई करना है या ऊपर में सेल करना है। रेंज आपको बता दिया गया है मनोज जी की तरफ से। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है, कच्चे तेल में किस तरह की चाल लग रही है? और फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में कॉल दीजिएगा सर। मेरे ख्याल से ऑप्शंस में 5,900 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 125 के भाव पे मिलेगा ये। 85 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 225 के लिए रहेंगे। सिमिलरली फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना है तो जुलाई वायदा जो है वो 5,880 पे बेचना चाहिए। 5,960 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 5,680 के लिए। ओके, तो क्रूड की राय ये है। नेचुरल गैस की चाल देखते हैं। नेचुरल गैस नाइमेक्स पर $3 के आसपास है। आज हल्की नरमी है। घरेलू बाजार में अगर आप देखें नेचुरल गैस को तो यहाँ पे हल्की तेजी दिख रही है 274 के ऊपर। मनोज जी, एनजी की चाल आगे किस तरह की दिख रही है? ओवरऑल तो यहाँ प्रेशर ही है विश्वमोहन जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो अपना सपोर्ट है $3 उसके काफी करीब आ गई है और भारतीय बाजारों में हमने 360 से यहाँ कंटिन्यूअस जो है सेलिंग प्रेशर देखा है कमोडिटी में। तो एक यहाँ पे जो है पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो आज 272 के स्तर अगर मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रहेगा 266 का रहेगा और लक्ष्य यहाँ पे 282 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो 282 के लक्ष्य के साथ एनजी खरीदने की सलाह यहाँ पर मनोज जी की तरफ से है। आपकी राय, ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहे हैं क्या प्रथमेश जी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में पुट साइड का ही मेरे ख्याल से बेटर रहेगा यहाँ पे। फिलहाल मेरे ख्याल से 280 के पास ये ट्रेड हो रही है कमोडिटी, तो यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में वहीं पे बेचना चाहिए। 283 का स्टॉप लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 269 के रखने चाहिए। तो आपकी बेचने की सलाह है, 269 के टारगेट के लिए आप बेचने की सलाह नेचुरल गैस में दे रहे हैं। हालांकि मनोज जी से थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन अलग अलग राय निकल कर आ रही है। मनोज जी की खरीदारी की राय थी, 282 के टारगेट थे, 266 का स्टॉप लॉस, और प्रथमेश जी की बेचने की सलाह नेचुरल गैस में है। बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में जिंक सबसे ज़्यादा तेज है, 259 रुपये के ऊपर है, ½ की तेजी यहाँ पे है। कॉपर हल्की तेजी के साथ 885 के ऊपर। लेड 0.25% से ज़्यादा की तेजी के साथ 181 रुपये 25 पैसे पर। और एल्युमिनियम कमज़ोर है,
250 रुपए के नीचे, 249 रुपए 50 पैसे पर। मनोज जी, बेस मेटल्स में कहां आपको मौके ज्यादा दिख रहे हैं, खास करके कॉपर और जिंक पर राय दीजिएगा। कॉपर में हम देख रहे हैं विश्वमोहन जी कि यहाँ पे जो एलएमई पे सपोर्ट थे $9,740 के, वो कल हमने ब्रीच होते हुए देखे थे जब यूएस की तरफ से कॉपर के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की खबर आई थी। लेकिन यहाँ पे जो कॉमेक्स कॉपर है वहां पे जो है काफी बड़ी जो है बढ़त देखने को मिली थी, तो स्प्रेड जो है बढ़ता हुआ नजर आया। तो उसके चलते आज एलएमई में हम थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि एक दायरा ही रहेगा यहाँ पे। 878 से 892 का एक दायरा रह सकता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो। वहीं जिंक की अगर बात करें तो यहाँ भी जो है 257 से 261 की एक रेंज रह सकती है। ट्रेड अगर कहीं लेना हो तो एल्यूमिनियम बेहतर लगता है। कल हमने $2600 के ऊपर एलएमई पर कीमतों को निकलते हुए देखा था, तो यहाँ पे ग्रेजुअली जो है एक फॉर्म ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है। तो एल्यूमिनियम में थोड़ा डीप आता है 248 के आसपास, तो बाय करना चाहिए। 246 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट यहाँ पे 252 के रहे। 152 के टारगेट के लिए एल्युमिनियम खरीदने की सलाह मनोज जी की यहाँ पर टॉपिक है बेस मेटल्स में। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या है? एक से ज्यादा भी बता सकते हैं अगर ज्यादा आपका कन्विक्शन है बेस मेटल्स पर तो। कॉपर में मेरे ख्याल से 887 पे बेचना चाहिए, 891 का स्टॉप और टारगेट 877 के लिए। सिर्फ कॉपर ही आपको बेचने के लिए सही लग रहा है या कहीं और भी मौके दिख रहे हैं सर आपको? प्रथमेश जी, किसी सवाल था ये? सर आपसे सवाल था प्रथमेश जी। कॉपर में मेरे ख्याल से ज्यादा कॉन्फिडेंस है नीचे की तरफ, तो कॉपर में एक बार के लिए बिकवाली करनी चाहिए। बाकी फिलहाल मेटल्स में मेरे ख्याल से कुछ साइडवेज मूवमेंट है, फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। चलिए, बेस मेटल्स की बात हो गई, अब एग्री मार्केट का रुख करते हैं। एग्री मार्केट में हल्दी की तेजी बढ़ी है, 13,500 के करीब धीरे धीरे हल्दी जा रही है। क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? मनोज जी, हल्दी की तेजी टेक्नो फंडा व्यू दीजिएगा, क्या कुछ निकल कर आ रहा है सर? ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है और आगे भाव किस तरह के रह सकते हैं हल्दी के? यहाँ पे निचले स्तरों पर कुछ लिवाली देखने को मिली थी और थोड़ा सा यहाँ पे जो आवक है वो भी कमजोर पड़ती हुई नजर आई थी निचले स्तरों पर, तो उसके चलते हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो 12,800 एक सपोर्ट था हल्दी के लिए, वो यहाँ पे लेते हुए फिर एक जो है रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। 13,750 13,800 तक का जो स्तर है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक बार दिखा सकता है, तो वर्तमान लेवल से और एक बार 250 से 300 रुपए की बढ़त हल्दी में देखने को मिल सकती है। रुपए की तेजी यहां से और हल्दी में दिख रही है। जीरा भी तेज है 20,000 के, हालांकि अभी भी नीचे है 19,900 के आसपास, लेकिन आज ठीक ठाक तेजी है 1.25% की। मनोज जी, ये तेजी जारी रहेगी क्या जीरे की? जीरे में भी हम देख रहे हैं विश्वमोहन जी कि यहाँ पे निचले स्तरों पर जो है एक बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई है। हमने देखा कि कीमतें, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट 20,000 के नीचे फिसल गया था इस सप्ताह, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल्स पर डिमांड थोड़ी ठीक है, तो हमारा मानना है कि यहाँ भी जो है 20,400 20,500 तक के स्तर अगले 3 से 4 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो जीरे में भी हमारा मानना है कि लगभग 2% की जो बढ़त है वो यहाँ देखने को मिल सकती है। धनिया, ये भी धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है, 7,450 के ऊपर, शुरुआती कारोबार में 7,500 तक का भाव था। मनोज जी, धनिया अभी भी मौके हैं क्या धनिया खरीदने के? धन्यवाद विश्वमोहन जी, हम लगातार आपके साथ यहाँ पे चर्चा करते आए हैं और लगभग 7,000 के स्तर से हमने 7,400 तक के लक्ष्य के लिए इसमें बाइंग रिकमेंड की थी। आज हमने वो लेवल के पार कीमतों को निकलते हुए देखा है। 7,440 एक रेजिस्टेंस था अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसके ऊपर कीमतें यहाँ पे बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा डीप आता है 7,440 के आसपास, तो फिर एक बार बाइंग जो है री इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पे अभी जो ट्रेंड है वो फॉर्म बना हुआ है और ये जो रैली है 7,650 तक कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7,330 का लगा करके 7,440 के स्तर पर बाइंग की सलाह रही। ये बात तो हो गई मसालों की। ग्वारसीड ग्वारगम की चाल देख लेते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम में आज दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी है। ग्वारगम का वायदा 9,750 के करीब है, ग्वारसीड का वायदा 5,250 के करीब है। मनोज जी, ग्वारसीड ग्वारगम क्या कुछ तेजी बढ़ेगी क्या? एक मोमेंटम बना था लेकिन फिर से गायब हो गया, अब फिर से तेजी की उम्मीद करें? बड़ा ट्रिगर नहीं है तेजी के लिए और एक दायरा ही बना हुआ है युष्मोहन जी। हमने देखा है कि जो 5,050 से 5,400 का जो रेंज है वो ग्वारसीड में बना हुआ है। वहीं ग्वारगम में भी 9,400 से 10,200 300 का जो रेंज है उसी में ये दोनों ही कमोडिटी ट्रेड कर रही है।
तो हमारा मानना है कि ये रेंज जो है बनी रह सकती है। वर्तमान जो लेवल है वहां पे कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। वर्तमान लेवल से अगर 100-150 रुपए की गिरावट आए तो वहां पे बाइंग करने का सोचे। अभी यहाँ पे एक साइडवेज मूव जो है वो बना रह सकता है। चलिए बात करते हैं कैस्टर की चाल देखें तो यहाँ पर भी कैस्टर ऑयल के जो एक्सपोर्ट के नंबर थे उससे सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ सत्रों से हल्की नरमी दिख रही है। 6,800 के नीचे आ चुका है, आज आधे % की गिरावट है। मनोज जी, कैस्टर में क्या करना चाहिए यहाँ से? कैस्टर में भी एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है 6,920 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वो लेवल के ऊपर कीमतें जब तक नहीं निकलती है यहाँ पे फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। एक मुनाफा वसूली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, और जो अगस्त का वायदा है वो एक बार 6,740 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो वर्तमान लेवल पे बाइंग अवॉइड करें। शॉर्ट की पोजीशन है तो 6,740 के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। कॉटन सीड ऑयल केक, ये इस काउंटर को अगर आज देखें तो कॉटन केक भी दायरे में है, 3,050 के नीचे है। मनोज जी, यहाँ क्या करना चाहिए? 3100 के ऊपर काफी दिनों के टिकने के बाद अब कमजोरी दिख रही है, ये कमजोरी और बढ़ेगी क्या कॉटन केक की? बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी और गिरावट जो कंटिन्यू हो सकती है। जो अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं कि 3,200 के स्तर के नीचे लगातार तीसरे दिन बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो है गिरावट और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक बार 3,140 से 3,120 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। अगर थोड़ी बढ़त आती है 3,200 के आसपास तो अगस्त वायदा में बिकवाली कर सकते हैं 3245 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 3140 जो है यहाँ पे लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो ये व्यू है कपास खली को लेकर। चलिए एक और खबर है राइस को लेकर। ग्लोबल राइस मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑल राइस प्राइस इंडेक्स है वो 5 साल के निचले स्तरों पर आ गई है। 22% की गिरावट अब तक राइस इंडेक्स में आ चुकी है पिछले साल के मुकाबले। और दाम अगर इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से मैं बोलूं तो 5% ब्रोकन व्हाइट राइस की कीमत 385 से $400 प्रति टन के आसपास है। 25% जो ब्रोकन व्हाइट राइस है उसकी कीमत 360 से $370 प्रति टन के आसपास है। तो एक तेज गिरावट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो काफी नीचे के भाव दिख रहे हैं। भारत के पैराबॉइल्ड राइस की कीमत $375 प्रति टन के आसपास आ गया है। अब सवाल है कि ये मंदी क्यों है? मंदी इसलिए है कि 2025-26 में चावल के उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है। भारत में पिछले साल भी बम्पर उत्पादन हुआ था, सरप्लस की स्थिति है और इस बार भी बम्पर प्रोडक्शन की संभावनाएं लगाई जा रही है। भारत की फसल ऐतिहासिक रूप में सबसे बड़ी इस बार भी हो सकती है, इस बार के खरीफ सीजन में भी, क्योंकि मानसून को लेकर जिस तरह के अनुमान है, जो सोइंग के डेटा अभी तक दिख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश में भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। यानी जो दूसरे जो देश है जो राइस के बड़े प्रोड्यूसर हैं वहाँ पर भी उत्पादन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एशिया में जून में ट्रेड सुस्त रहा है क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है, उस हिसाब से डिमांड कमज़ोर है। कंटेनर फ्रेट रेट तेज़ी से ट्रेड को प्रभावित कर रहे हैं, तो कंटेनर ट्रेड फ्रेट भी बढ़ रहे हैं। भाव बेहतर एक्सपोर्टर को नहीं मिल रहा है। यूएस में चावल उत्पादन 19% बढ़ा है, स्टॉक 24% ज़्यादा है पिछले साल से। भारत के एक्सपोर्ट पाबंदियों में ढील से मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, इससे भी कीमतों पर दबाव है। थाईलैंड के राइस की कीमत $400 के ऊपर थी पिछले महीने, वो अब 395 के आसपास आ गई है। और अफ्रीकी देशों में स्टॉक भरने से भी डिमांड कमज़ोर है। वो देश जो ब्रोकन राइस के बड़े खरीदार थे, अफ्रीकी देश, वहाँ से भी डिमांड कमज़ोर होती जा रही है। और साथ ही चीन में भारी बारिश से मार्केट का ट्रेंड भी बदलता दिख रहा है। तो राइस मार्केट में एक मंदी का दौर चल रहा है और हमारे किसान के लिहाज से ये काफ़ी अहम खबर है। हालांकि किसानों की MSP पे खरीद सरकार ज़्यादातर कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी जो मार्केट है वो काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर प्रीमियम मिलता है, बेहतर भाव मिलते हैं, तो किसानों का रुझान खेती की ओर बढ़ता है। लेकिन जाने से पहले किसानों की मुहिम हमने लगातार छेड़ रखी है। खेती किसानी से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी आपके पास भी है तो आप हमें भेज सकते हैं। किसानों की आवाज़ को हम स्वदेश की आवाज़ बना रहे हैं। अपना वीडियो भेजें, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजें। हर शिकायत और आपकी बात, आपकी आवाज़ को मिलेगा पूरे देश का सम्मान। और हमारी मुहिम यही है कि किसान की आवाज़ स्वदेश पर पहुंचे और देश के हर लोग इसको समझे। 9136934065 पर अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। चलिए इसी नोट पर हम मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। मनोज जी और प्रथमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मनोज जी कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे?
जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए विश्वमोहन जी, उसमें कोई मेरा व्यक्तिगत एक्सपोजर नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ओके, आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है? जितनी भी कमोडिटी में आपने राय दी है प्रथमेश जी, क्या डिस्क्लेमर है सर? जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए स्ट्रैटेजीज, उसमें कंपनी के क्लाइंट्स के पोजीशंस हो सकते हैं। शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का वक्त निकाला, अपनी रिसर्च मेहनत के जरिए हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इफिनो जंक्शन का रुख करेंगे। वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है, बाजार हालांकि दायरे में है, लेकिन वायदा के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में किस तरह के एक्शन है, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।